हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वैदिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित का परिचय है। आज के वीडियो में हम आपको भारतीय प्राचीन सिद्धांत ज्योतिर्गणित के बारे में बताएं, जिसे हम वैदिक गणित भी कहते हैं। तो भारतीय वैदिक ज्योतिर्गणित की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध किताब सिद्धांत शिरोमणि है। भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना अपने सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों से नई नई तथा प्रामाणिक बातों का संकलन करके की है। पाश्चात्य देशों में आज के युग में जैसे ग्रह गणित या पंचांग निर्माण पद्धति या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रचलन हुआ है, उसका मूल स्रोत भारतवर्ष के इन्हीं आचार्यों की कृतियां हैं। सेकंड पॉइंट, भास्कराचार्य द्वितीय ने ब्रह्मगुप्त को अपने ग्रंथ सिद्धांत का मूल आधार बनाया। छठी शताब्दी में यह ज्ञान बहरामदकी के राज्यकाल में भारत से फारस गया, वहां से अरब में, अरब से इटली में, इटली से सारे यूरोप और इंग्लैंड में, तुर्कों के यूरोप विजय के बाद इंग्लैंड में उक्त गणित ज्ञान का प्रचार हो गया। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में 1000 से कुछ कम संख्या में ही श्लोक हैं, अतः शायद इसकी लघुता तथा स्वकृतित्व का दोनों ही इसकी उपलब्धता के कारण रहे हैं। मतलब इसमें कम श्लोक हैं और इसकी टीका बहुत लोगों ने की है विभिन्न भाषाओं में। इस कारण से सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उपलब्ध है प्राचीन वैदिक गणित के ग्रंथों में। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य सिद्धांत के मत से सृष्टि के आदि में क्रांतिवृत्त और विषुववृत्त का संपात 27 डिग्री पूरब चलकर पश्चात अपने पूर्व स्थान में आता हुआ पुनः 27 डिग्री पश्चिम चलते हुए पुनः पूर्व गति से अपने निर्दिष्ट सृष्टि के आदि बिंदु पर पहुंचता है। इस प्रकार टोटल 27 4 बार जुड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है, प्रेसीजन कहते हैं उसे। और वो 27 डिग्री पहले पूर्व जाती है, फिर वापस आती है सेंटर पॉइंट पे, फिर सेंटर पॉइंट से पश्चिम में 27 डिग्री जाती है, फिर वापस आती है सेंटर पॉइंट। टोटल 27 डिग्री का मूवमेंट शिफ्ट 4 बार होता है, और इस कारण से 108 अंश 108 अंश पृथ्वी अपने एक्सिस को मूव करती है, दोलन करती है। आप ये कह सकते हो कि उसकी एक्सिस 27 डिग्री पूर्व जाती है और पश्चिम जाती है, वापस फिर सेंटर पे आती है और फिर आगे पूर्व की तरफ जाती है। और इस तरह से उसका ये मतलब एक आवृत्ति पूर्ण होती है। तो 108 अंश चलने में अयन बिंदु की एक परिक्रमा या भगड़ होती है। अयन बिंदु वही है जहां पे 27 डिग्री वापस आ जाती है, अर्थात 0 पॉइंट। आहरण से जिस अनुपात के द्वारा आगत राशियाधिक फल के भुजांशों में 90 के तुल्य में 27 अंश अधिकतम अयनांश मिलता है, तो ईस्ट अयनांश भुजांश में, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि 27 डिग्री मैक्सिमम जाएगी। और हमारा जो खगड़ होता है 360 डिग्री का होता है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, क्वाड्रेंट के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो उस 90 डिग्री में मैक्सिमम ये डिस्प्लेस होती है 27 डिग्री। तो अगर हमें ईस्ट जानना है आज की डेट में कितना हुआ है, तो हम आहरगण से निकाल सकते हैं कि इतने दिनों में, अगर इतने दिन हुआ तो इतने दिनों में इतना अंश होगा। उसी या अंशों के तुल्य में भी निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री मैक्सिमम जब शिफ्ट होता है ग्रह, तो 27 डिग्री मैक्सिमम इसका शिफ्टिंग होती है। तो ईस्ट जो ग्रहों की पोजीशन है उसके अनुसार, ईस्ट नक्षत्रों के अनुसार क्या स्थिति हो, तो उसी को ऐकिक नियम से यहाँ सॉल्व किया गया है कि 90 डिग्री में मैक्सिमम 27 डिग्री शिफ्ट होता है अयन बिंदु। तो ईस्ट भुजांश या आज के भुज के अनुसार किसी तारे के ये वेगा के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में कितना हुआ है, तो वो आंसर मिल जाएगा। इसमें इक्वल के 3 इंटू ईस्ट भुजांश डिवाइडेड बाई 10 लिखा है, क्योंकि 9 से इसको सिंप्लीफाई कर गया। 9 9 जा 9 3 जा 27 एंड 9 10 जा 90, तो 3/10 हो गया।
तो यह अयनांश ज्ञान सूर्य सिद्धांत का है और ये प्राचीन वैदिक ज्योतिर्गणित का है। चौथा पॉइंट, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों के सिद्धांतों तथा सूत्रों का ही एकमात्र संकलन मात्र है। भास्कराचार्य ने स्वयं का कोई विशेष सूत्र या सिद्धांत इस ग्रंथ में प्रतिपादित नहीं किया है। अब एक अयनांश उदाहरण देखते हैं। 14 अप्रैल सन 1963 को प्रातः 5:40 पे गणित से सूर्य की मेष की संक्रांति हुई, किंतु वेद से 21/3/63 को साय 7:23 पर ही सूर्य की मेष संक्रांति हो गई। अब यह अंतर आ गया। मैथमेटिक्स से निकल रहा 14 अप्रैल 1963 और वेद से देखने मात्र से लग रहा है कि 21/3/63 को शाम 7:23 पर ही सूर्य की मेष संक्रांति हो गई। और ये उदाहरण 1963 का। इसलिए 21/3/63 साय 7:30 से 14 अप्रैल प्रातः 5:40 तक 23 घंटे 23 दिन 10 घंटे 17 मिनट के पश्चात अदृश्य संक्रांति। अदृश्य संक्रांति क्योंकि वो मैथमेटिक्स से हुई थी और वेद वाली पहले ही हो गई थी, तो ये जो डिफरेंस आया ये अदृश्य संक्रांति मान लेते। इतने समय में दृश्य संक्रांति पहले होने से वर्तमान 14 अप्रैल 1963 को सृष्टि के आदि का मेषादि बिंदु पश्चिम चलित हो गया। और ऐसा डिफरेंस क्यों मैथमेटिक्स दे रही है? क्योंकि हमारा अयन बिंदु, मैथमेटिक्स तो हम लगाते हैं सेंटर पॉइंट मान के, लेकिन आदि समय से हमारा जो सेंटर पॉइंट है अर्थ का वो पश्चिम में इस समय 23 डिग्री मूव किया गया। 23 डिग्री बोला गया है, ये 1963 की बात है। अभी का 24 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। तो ये सृष्टि के आदि का मेषादि बिंदु पश्चिम चलित हो गया है, ऐसा प्रतीत हुआ है। इन दोनों संक्रांति कालों का अंतर्मान अयनांश काल होता है। राशि वृत्त में जिसका मान इस समय 23 डिग्री 20 मिनट और 21 सेकंड है, ये 1963 का मान है। वर्तमान में 24 डिग्री 11 मिनट 6 सेकंड है, आप पत्र में देख सकते हैं। इस प्रकार वेद से और गणित से आगत दोनों सूर्यों का अंतर ही अयनांश होता है। एक द्वितीय विधि भी है। जिस दिन वेद से परम उत्तर क्रांति उपलब्ध होती है उस दिन गणित से उपलब्ध रवि और 3 राशि का अंतर अयनांश होता है। तो भाई वेद से देख लीजिए कि परम उत्तर क्रांति कब हो रही है और मैथमेटिक्स से निकाल लीजिए कि परम उत्तर क्रांति कब हुई। दोनों का अंतर ही अयनांश। चित्र में समझाते हैं। असल में हमारी जो पृथ्वी है उसका एक एक्सिस है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से साउथ मैग्नेटिक पोल को कनेक्ट करने वाली एक्सिस। पर ये एक्सिस जिसे हम फिक्स मानते हैं एक्चुअली में फिक्स नहीं है, ये ऐसे मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट है जब मैक्सिमम पूर्व को जाती है तो पोलैरिस को बताती है। पोलैरिस एक तारा। और जब मैक्सिमम पश्चिम को जाती है तो वेगा को बताती है। वेगा के सामने ये एक्सिस होती है। तो ये मैक्सिमम शिफ्ट पॉइंट्स हैं टू पोलैरिस एंड टू वेगा, और इनके बीच में जो पृथ्वी का मूवमेंट है एक्सिस का वो 27 डिग्री जाती है, फिर वापस आती है, फिर पश्चिम की तरफ मैक्सिमम 27 जाती है, फिर वापस आती है। तो टोटल एक पूरा चक्कर लगाने में इसके एक्सिस को 108 डिग्री चलती है। पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे सेंटर से फाइनल डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो 27 डिग्री। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथों में सरल सी बात को भी घुमा फिराकर क्लिष्ट बनाकर कहा है, जिससे उनकी बातें महान तथा कठिन प्रतीत होती हैं। ब्रह्मगुप्त वटेश्वर, भास्कराचार्य, लल्लाचार्य आदि आचार्यों ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का खंडन किया है तथा कुछ ने अलग से दूसरा अध्याय ही बना दिया है एवं अपने पूर्वाचार्यों के लिए अनेक प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है। जैसा कि भास्कराचार्य ने विशेष रूप से लल्लाचार्य के लिए अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में स्थान स्थान पर किया है। अतः सिद्धांत ग्रंथ के लक्षणों में दूसरा अध्याय स्वतः ही जुड़ जाता है और यह भी सिद्धांत ग्रंथ का एक आवश्यक लक्षण कहा जा सकता है। पूर्ववर्ती गुरुतुल्य आचार्यों के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। भास्कराचार्य ने जब स्वयं का सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखा तो सबसे ज्यादा लल्लाचार्य के प्रति ही उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। तो ये जो पॉइंट बताया गया दूसरा अध्याय, एक्चुअली में ये ऐसा होता है क्योंकि भाई लोग
हमारे पूर्व साइंटिस्ट साइंटिस्ट या आचार्य लोग जो गणना करते थे उनमें कभी कभी कोई त्रुटि रह जाती थी। जैसे कि थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, उनको उनकी निंदा की गई क्योंकि वो गलत निकला। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना दिया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, उसको नील्स बोर ने फेल कर दिया। अब इसी को आप दूसरा अध्याय कह सकते हैं। फिर नील्स बोर ने क्योंकि वो हाइड्रोजन के लिए बनाया था, तो एक समय के बाद वो भी फेल हो गया। और आज की डेट में वेक्टर एटम मॉडल चल रहा है, श्रोडिंगर का मैथमेटिकल अप्रोच है वो। तो जैसे कि पाश्चात्य देशों में हर सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होता है, तो पिछले वाले का हम निंदा नहीं करते बल्कि बताते हैं कि ये इसमें ये त्रुटि है। कहीं ना कहीं ये जो दूसरा अध्याय है, ये हम निंदा ना करके बल्कि बताते हैं कि उनकी कैलकुलेशन में ये कमी थी, अभी ये रियल वैल्यू। तो ये एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, अपमान ना करके बल्कि उसको ये बोला जाए कि इसका करेक्शन ये है। सातवां पॉइंट, आज के समय में ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, वटेश्वर का वटेश्वर सिद्धांत तथा श्रीपति का सिद्धांत शिखर, इन ग्रंथों का पुनः गहन गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। इनमें अभी भी भारतीय ज्योतिर्गणित के बहुत से धरोहर सुरक्षित हैं, जिनका दोहन करना आवश्यक है। इन ग्रंथों को सर्वसुलभ कराने की आवश्यकता है तथा इन पर टीकाओं एवं व्याख्याओं का प्रणयन किया जाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। अब हम भारतीय गणित ज्योतिष का कालक्रम देख लेते हैं। 499 एडी अन्ना डोमिनी में आर्यभट्ट प्रथम ने आर्यभट्ट लिखा। 505 एडी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, लघु जातक और बृहद जातक की रचना की। 522 एडी में भास्कर वन ने लघु भास्करी और महाभास्करीय लिखा। 598 एडी में लल्लाचार्य ने सिद्ध शिष्यधिवृद्धि ग्रंथ लिखा। 628 एडी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मास्फुट सिद्धांत और खंडन खंड खाद्य लिखा। 950 एडी में आर्यभट्ट द्वितीय ने महासिद्धांत लिखा। 1039 एडी में श्रीपति ने सिद्धांत शेखर की रचना की। और 1150 एडी में भास्कर द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल ग्रंथ की रचना की। यहाँ पर जो हम वैदिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो असल में भास्कर द्वितीय द्वारा रचित 1150 एडी में सिद्धांत शिरोमणि ही है। इसी में हम वैदिक ज्योतिर्गणित का आपको परिचय बता। अब वेद करने का या कैलकुलेशन करने के कुछ यंत्र होते थे, वो हम हमारे प्राचीन वैज्ञानिक कैसे किया करते थे, आचार्य लोग कैसे करते थे। तो गणित साधित स्वगोलस्थ स्पष्ट ग्रह में ये गणित से साधना करते थे। स्वगोलस्थ ये अपना गोल है, इसमें जो ग्रह हम मान लेते थे कि वो यहाँ पे है, बना के किसी लकड़ी को या एक छोटे से गोल को वहां स्थापित करते थे, फिर अंशों का मान निकालते। इसी को कहते हैं गणित साधित स्वगोलस्थ स्पष्ट ग्रह में जिस संस्कार को करने से ग्रह हमें प्रत्यक्षीभूत होते हैं। अब वो तो स्पेस में है ग्रह, लेकिन हमें यहाँ इस गोल में प्रत्यक्षीभूत हो रहे हैं, तो इसी संस्कार को नतकर्म कहा जाता है। स्वयं भास्कराचार्य ने कहा है कि उनके द्वारा सूर्य तथा चंद्र में किया गया नतकर्म संस्कार का आनयन ब्रह्मगुप्त सम्मत है। मतलब इसी तरह के गोल में ब्रह्मगुप्त ने किया था, और उसी में भास्कराचार्य ने 1150 में किया। तो वही गोल चल रहा था ब्रह्मगुप्त के टाइम में। ब्रह्मगुप्त का टाइम आप यहाँ देख सकते हो कि 628 एडी था, जबकि 1150 में भास्कराचार्य। और आज भी यूनिवर्सिटीज में ये स्वगोलस्थ स्पष्ट ग्रह में ही काफी कुछ बताया जाता है। बाकी 3D अब इमेजेस बन जाती हैं, कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है, लेकिन आज भी ये गोल यूनिवर्सिटीज में रखा है। और बाकी भी ये प्राचीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ये गोल है। 10वां पॉइंट है वटेश्वर सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत गणित का सबसे विशाल तथा संपूर्ण ग्रंथ है। वटेश्वर के सिद्धांत पर्शियन विद्वान अलबरूनी को भी पूर्ण रूप से ज्ञात थे।
क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वटेश्वर के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। 11वां पॉइंट, भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में श्लोक संख्या और भी कम हो सकती थी, लेकिन आचार्य ने गोलाध्याय में पूर्व के अनेक श्लोकों का ज्यों का त्यों दोबारा कहा है, तथा कई बातों को दोबारा से थोड़ा अन्य प्रकार से कहा है। इन सब की आवश्यकता नहीं थी। इसे पिष्ट पेषण दोष कहते हैं, क्योंकि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ जो कि भास्कराचार्य कृत है, भास्कराचार्य द्वितीय कृत है, इसमें उन्होंने इसको कई खंडों में बांटा। इसमें गोलाध्याय अंतिम खंड है, और गोलाध्याय में फिर से इन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और श्रृंगोन्नत्याधिकार, त्रिप्रश्नाधिकार, ये सब फिर से पढ़ाया है, और उसमें फिर से उन्हीं श्लोकों को बताया है। तो इस तरह से बार बार इसी को पिष्ट पेषण को, इससे इसके श्लोकों की संख्या बढ़ गई। अगर ऐसा वो ना करते तो श्लोकों की संख्या और कम होती, इसको पढ़ना और आसान होता, और ये और ज्यादा दूर तक जाती। तो मित्रों, आज हमने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के बारे में और प्राचीन वैदिक ज्योतिर्गणित के बारे में एक परिचय लिया। धन्यवाद मित्रों, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।